चलिए शांत हो। हेडिंग अच्छा ऐसा करिए, यहाँ से एक बात सुनिए शांत, तो नोट बनवाएंगे इसका, ठीक है? तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, प्रॉपर नोट बनाते हुए चलिए। नहीं, हम नोट्स देंगे, मतलब पूरा सब कुछ देंगे, जैसे स्टडी मटेरियल देते थे वैसे ही देंगे, लेकिन हम इस चैप्टर को प्रॉपरली लिखवा के पढ़ाएं। निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकालिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कराने हैं, बहुत क्वेश्चन कराने हैं, तो एक बार लिख के पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समझ आए। रफ में आज मान लो कॉपी नहीं लिया तो लिख लो, लेकिन एक प्रॉपर एक कॉपी बनाइए। 40-50 पेज मान के चलिए, पूरा चैप्टर चलेगा। 40-50 बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा है, तो अच्छे से कॉपी बना के उसके बाद चलिए भाई हेडिंग डाल दीजिए, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम एक लाइन लिख लेना, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड बिटवीन, लिखना एक लाइन में नोट करो, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड बिटवीन, देखो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड बिटवीन आयन एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका हम नोट्स वास्तव में बनवाएंगे जहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा है, जैसे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें। तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड बिटवीन आयन एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, आयन एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल is known as ionic equilibrium, is known as ionic equilibrium। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है CH3COOH है, और यह टूटा और टूट करके मान लो ये बना दिया CH3COO- और H+। तो देखो ये कंपाउंड टूट के आयन बनाया, आयन वापस इसको बना रहा, रिएक्शन दोनों तरफ चल रही, रिएक्शन चलते चलते इक्विलिब्रियम में आएगी, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो किसके बीच आएगा, इस अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल जो बचा रह गया, और ये जो आयन था जो टूट के आयन बना था, और जो ये बचा रह गया अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और आयन के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड होगा, इसी को हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले एक बात आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ चर्चा करूंगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मेनली यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, स्ट्रॉन्ग, पहले समझो जरा, सब कुछ लिखवाता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दो होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हेडिंग डाल के लिख लो, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा लिखना वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसमें पहला हेडिंग फिर से रिपीट कर लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट, हाँ हेडिंग पेन ना बदलना, एक पेन से यूज करना, ठीक, हेडिंग राइटिंग सब उसी से करना। मेरी बात समझो जरा सा, टाइम कम है ना, तो पेन बदलने की जरूरत नहीं है कि कॉपी बहुत उसमें कलरफुल करना है, एक पेन ले लो, नहीं बात मेरी मानो, जो कह रहा हूँ उसको सुनो पहले, एक पेन ले लो, उसी से हेड लिखना भी है, उसी से हेडिंग भी डालना। ऐसा नहीं हेडिंग कहें तो पेन बदलना शुरू करो, ये नहीं करना, नहीं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, सारे लोग इस बात को फॉलो करो, क्योंकि लिखने में समय ज्यादा नष्ट ना करके समझना, लेकिन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि लिखने से थोड़ा ज्यादा कंफर्म हो जाए। पहले तो सब लोग एक पेन का यूज करना, ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है, एक पेन से ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि पेन बदल बदल के लिखना है, उसे जरूरत नहीं है। यदि मन है कि नहीं हमें हेडिंग बनाना है तो घर जाके उसी पे पेन चला लेना दोबारा हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 100% दिमाग पढ़ाई में यहीं पे लगाओ, समझने में, और एक जनरल जो बोलता जाऊंगा थोड़ा बहुत उसको नोट भी करना।
तो लिखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आगे लिखना दोज इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, दोज electrolyte which completely ionized in aqueous solution are called strong electrolyte. थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा लिखने में, थोड़ी पूरी सावधानी बरतना। मैंने बोला दोज आयनिक, क्या बोला था, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट यदि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आगे एक लाइन ऐसे दैट इज करके लिखना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD लिखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू 1। इसका जो अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू 1 होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं, इसका अल्फा क्या होता है 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है सुनो, इसके एग्जांपल की यदि बात करूं तो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या स्ट्रॉन्ग बेस हैं या साल्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। जो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या स्ट्रॉन्ग बेस हैं या साल्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। अच्छा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो, छोटे में लिखना सुन, स्ट्रॉन्ग एसिड में यदि करें तो जैसे HCl लिख लो, इसे स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल करके लिखो, एग्जांपल HCl है, HBr है, HNO3, बस लिखने में ध्यान लगाते जाना, समझ लो, H2SO4, HClO4, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे कि लिख लेना हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड है, मैंने लिखा हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, दैट इज, उसमें उदाहरण में आगे चाहो तो इसी में लिख लेना, जैसे कि NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH का ट्वाइस, BaOH का ट्वाइस, सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, सेकेंड ग्रुप के कोई एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड हो या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का कोई हाइड्रोक्साइड होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सब स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या कोई साल्ट हो, साल्ट कोई हो, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे लिख लो NaCl, जैसे कि KCl, जैसे K2SO4, जैसे CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ऐसे बहुत सारे साल्ट होंगे। मतलब हम एक जनरल आइडिया आपके सामने रख दिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड साल्ट, दे ऑल आर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा हेडिंग एक दिमाग में रखना, सॉरी उसमें डाल देना, दूसरा हेडिंग क्या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी स्ट्रॉन्ग की बात होगी, हाँ लिखो दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखो कि दोज इलेक्ट्रोलाइट, मैंने कहा ना पेन ना बदलो, नहीं भगा दूंगा बाहर, तमीज से बैठो यहाँ पर, जो कह दिया तो वही मानना पड़ेगा। एक पेन का यूज करो, टाइम ज्यादा नहीं है यहाँ पेन कलरफुल रंगीन बनाने का, मन हो तो हमने कहा ना स्वतंत्र हो, घर जाके लिखना। तो दोज इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइट which do not dissociate 100% in aqueous solution, देखो those electrolytes which do not dissociate 100% in aqueous solution is known as weak electrolyte, is known as weak electrolyte, is known as weak electrolyte। इसका
बात यदि करूं तो आगे लिख लेना कि दैट इज ऐसे करके लिख लो कि DOD ऐसे लिख लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन 1। मैंने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन 1, मतलब इसका जो अल्फा है, अल्फा ब्रैकेट लिख देना, अल्फा लेस देन 1 होता है, कभी भी ये 100% डिसोसिएट नहीं होता। इसका उदाहरण लिखना भाई, एग्जाम्पल लिख ले, कहना कि इसके एग्जाम्पल में आते हैं वीक एसिड जितने हैं या वीक बेस, जितने वीक एसिड या वीक बेस है ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे पहले लिखना वीक एसिड, वीक एसिड होते कौन है, एक लाइन लिख लेना यहाँ पर कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, लिख लेना यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिक एसिड, उदाहरण यहाँ लिख लो पहले एग्जाम्पल, फिर लिखना इसे वीक एसिड, उसमें आगे लिखो ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, जैसे हम इसमें आगे लिख भी सकते हैं जैसे HCOOH फार्मिक एसिड, जैसे CH3COOH एस्टिक एसिड, C6H5COOH बेंजोइक एसिड, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड आ सकते हैं। जैसे लिख लो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड तो मिनरल एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं, फिर भी लिख लो वीक होता है। चलो लिख रहा हूँ, जैसे देखो ये ऑल ऑर्गेनिक एसिड में ये सब लिख सकते हो, जैसे और भी बढ़ा सकते हो तो लिख देना H2C2O4, क्या H2C2O4, देखो H2C2O4 क्या नाम है इसका, ऑर्गेनिक है। ये सब तो है ही, और भी है जैसे वीक एसिड में आते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, लिख लो हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये वीक एसिड। उसके बाद लिख सकते हो H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड, एक बोरिक एसिड आता है, क्या बोलते हैं H3BO3, ये सब वीक एसिड, ये सब क्या है वीक एसिड। ये सब तो है ही, ऑर्गेनिक एसिड जितने वे वीक होते हैं, कुछ और भी हम एसिड साथ साथ लिख दिए, HCN है और H3PO3 है, H3PO2 है, H3PO3 है, ये सब क्या है वीक एसिड की सीरीज में आते हैं। दे डू नॉट डिसोसिएट 100%, इनका अल्फा हमेशा लेस देन 1, ठीक है। उसके बाद वीक बेस लिख लेना, वीक बेस में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे जितने पहले बात ऑर्गेनिक बेस है वे सब वीक बेस होते हैं, तो लाइन लिख सकते हो कि ऑल ऑर्गेनिक बेस आर वीक बेस, जितने भी ऑर्गेनिक बेस होते हैं ये वीक बेस की सीरीज में आते हैं। जैसे आप लिख सकते हो CH3, या ऐसे लिख लो CH3NH2, या लिख लो CH3 का होल 2NH, या लिख लो CH3 का होल 3N, इसका क्या नाम है, ठीक है एमीन है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, ठीक है। कुल मिला के सब बेस हैं, ऑर्गेनिक बेस है, ये सब वीक बेस की सीरीज में आते हैं। और उदाहरण लिख सकते, जैसे और भी उदाहरण लिखवा दूं तो लिख लेना और भी, ये तो ठीक है। उसके बाद लिख लो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे तुम लिख देना FeOH का होल 3, जैसे लिख लो AlOH का होल 3, जैसे लिख लो CuOH का होल 2, ये सब भी बेस है लेकिन ये वीक बेस होते हैं, ठीक है। वीक बेस की सीरीज में लिखते जाओ, लिखने में कोई बुराई नहीं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। सारे लोगों को मैं ये कहूंगा, उन्होंने पढ़ा है या लिखा है पहले पिछले सालों में पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन आप एक नए सिरे से काम कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात। तो देखो मैंने अभी दो बात किया कि इलेक्ट्रोलाइट की बात किया, और हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट मेनली दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो 100% आयोनाइज होते हैं, वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जिनको एक्वस में डाला जाओ 100% आयोनाइज ना हो, तो वे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। इतनी छोटी सी बात जो है दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना। ये पहले छोटी सी बात और लिख लो, पहले एक नोट का पॉइंट है, एक नोट ना लगाओ, लिख लो हेडिंग डालो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस चैप्टर को पढ़ने में इसका भी यूज बहुत आएगा, डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, ब्रैकेट में अल्फा लिख लो बस। लिखना एक लाइन की द पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, द पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट which are decomposed at equilibrium. So the part of 1 mole of reactant which are decomposed, the part of 1 mole of reactant which are decomposed at equilibrium is known as DOD, is known as degree of dissociation. The part of 1 mole of reactant which are decomposed at equilibrium is known as degree of dissociation. आप सब लोग ऐसे रफ जैसे करते हो इसे लिखो, लिखना जरूरी है थोड़ा सा, लेकिन हम ये कहेंगे लिख लो। लास्ट में मैं आपको ये लिखा हुआ मैटर दे भी दूंगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, मटेरियल दूंगा, लेकिन आप लिख के थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है? उससे कंसंट्रेशन थोड़ा और बनेगा। और क्वेश्चन वगैरह क्या है ना, इस सारे क्वेश्चन मैं वहां लिख के नहीं दे सकता। जैसे हमें पता लगा 20 क्वेश्चन कर रहा, 20 क्वेश्चन हम वहां नहीं लिखे, वहां एक दो उदाहरण दे दूंगा, लेकिन मैक्सिमम सवाल आपकी कॉपी में लगा होगा, ठीक है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, मैंने बताया कि पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट व्हिच आर डिकम्पोज्ड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन में आता है तो रिएक्टेंट के 1 मोल का जितना पार्ट डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, ना वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अल्फा निकालने का एक फार्मूला है, जैसा कि मैं आपको पिछले चैप्टर में बताया था, लिख लेना अल्फा बराबर डिकम्पोज्ड अमाउंट या मोल ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड एट इक्विलिब्रियम, या लिख लो इसे सीधा डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखो डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, decomposed amount of reactant at equilibrium divided by initial amount of reactant, उस रिएक्टेंट का बिल्कुल इनिशियल में क्या अमाउंट था वो नीचे रख लेना, और इक्विलिब्रियम पर कितना अमाउंट उस रिएक्टेंट का डिकम्पोज हुआ ऊपर रख देना, तो इससे आपका अल्फा निकल के आ गया, ठीक है? तो चलो अल्फा की बात पीछे जिक्र किया ही है, उसमें कोई बहुत नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ चैप्टर में एक बात यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक हेडिंग डाल देना ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यहीं से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लिख लो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यदि आप नहीं बदलते तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि आपको लिखना छूटेगा नहीं, लेकिन यदि आप हेडिंग वेडिंग में पढ़ोगे चैप्टर में कलर करने में तो दिक्कत आएगी, छूट भी जाएगी, और छूट जाएगा तो फिर पढ़ना मुश्किल होगा। इसीलिए हमें लग रहा है कि बस उसी पेन को उठाओ, उसी से लिखो, हेडिंग है तो बस अंडरलाइन कर लो, करना हेडिंग है, बस आगे रनिंग में लिखते चलो। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हेडिंग डाल दो, इसमें एक लाइन लिखना कि दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो दिस लॉ माने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इट इज ओनली, या इसे लिख दो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है बेटा? पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, एक लाइन लिखो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड when solution of weak electrolyte, देखो according to Ostwald when solution of weak electrolyte is diluted, मैंने बोला कि according to Ostwald when solution of weak electrolyte is diluted then degree of dissociation of solution is increased, then degree of dissociation of solution नहीं, degree of dissociation of electrolyte, degree of dissociation of electrolyte, degree of dissociation of electrolyte is increased,
कॉमा लगा के लिखना इज कॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड then degree of dissociation of electrolyte is increased, कॉमा लगा देना is called dilution law। इसी को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। एक बात सुनना बेटा, हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में चार बातें यहाँ पे करूंगा। एक तो बताऊंगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड, एक बात करूंगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक डाइबेसिक एसिड, और एक बात करूंगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनो एसिडिक बेस, और एक बात करूंगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक डाई एसिडिक बेस। चार बातें करूंगा वन बाय वन। पहला हेडिंग डाल देना कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड, फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड। अच्छा एक बात और बताऊं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की सहायता से किसी एसिड का हम चार बात निकाल पाते हैं। उस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या है, उस एसिड में का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या है, उस एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, और उस एसिड का पीएच क्या होगा। तो इसका मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की सहायता से किसी एसिड का हम चार बातें निकाल पाते, और कोई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की सहायता से किसी वीक बेस का पांच बात निकालते हैं। कितने? पांच। क्या? उस बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी निकाल, उस बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल, उस बेस के अंदर उपस्थित OH आयन कंसंट्रेशन निकाल, फिर उस बेस का पीओएच निकालते हैं, और पीओएच आने के बाद फिर उस बेस का हम पीएच भी निकालते हैं। क्या? पीओएच। इसका मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की मदद से हम किसी वीक एसिड या वीक बेस की कुछ बातें निकालते हैं। वही कैसे निकालेंगे वो देखेंगे पहले। तो हमारा हेडिंग है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड। वीक मोनोबेसिक एसिड का मतलब है कि ऐसा कोई एसिड जो कि टूटने के बाद एक हाइड्रोजन आयन देता है। कितने? एक। ऐसे एसिड को हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, चलो भाई, जैसे दैट इज उदाहरण में कुछ ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे SCOH, ये मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड। CH3COH, ये भी वीक मोनोबेसिक एसिड। C6H5COH, ये भी वीक मोनोबेसिक एसिड। ऐसे बहुत सारे, ठीक, ये सब उसके एग्जाम्पल। ये सब वीक मोनोबेसिक एसिड हैं। ऐसे एसिड जो टूटे और एक हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता रखते हैं, ना वे सब मोनोबेसिक एसिड होते हैं। और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है। किस पर? वीक। और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते कौन? या तो वीक एसिड हो या वीक बेस, दो ही बात होता है। जितने वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, दे ऑल आर एक्ट एज वीक इलेक्ट्रो। चलो भाई, पहला हेडिंग हमारा था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड। चलो सपोज करो कि हमने एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल रख रहा हूँ। सपोज करो हमारे पास आया CH3COH। अब थोड़ी देर समझना जरा, फिर लिखा समझ लो, टाइम पूरा दूंगा लिखने का, तो लिखवा रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से चलो। एस्टिक एसिड वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या ये 100% टूटेगा? नहीं, थोड़ा सा टूट के आयन बनाएगा, और आयन इसको बनाएगा, फिर दोनों एक दूसरे को बनाएंगे, धीरे धीरे रिएक्शन कहाँ आएगी? इक्विलिब्रियम। और ऐसी इक्विलिब्रिया को क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। चलो एस्टिक एसिड था, मैंने कहा कि ये टूटा तो बनाया CH3COO- और H+। इनिशियली शुरू में मैंने माना, बिल्कुल बिगिनिंग में, कि इसका कंसंट्रेशन C मोलर है। C मोलर। अच्छा, C मोलर का मोलर मतलब समझ, मोल पर लीटर। C मोलर मतलब C मोल पर लीटर। अच्छा बताओ, एसिड का कंसंट्रेशन C मोलर, इसका मतलब तुरंत दिमाग में आ गया कि इसका मतलब C मोल एसिड प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक। अच्छा बताओ, कंसंट्रेशन है C मोलर। अच्छा पूछे एसिड का अमाउंट कितना? C मोल। C मोल। C मोल इज द अमाउंट और C मोलर इज द कंसंट्रेशन।
नहीं समझ पा रहे। सी मोलर का मतलब है सी मोल, अमाउंट जो एसिड का है सी मोल है, और उपस्थित कहाँ है 1 लीटर, वही हमने लिखा सी मोलर। अच्छा, शुरू में इनका कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं था, जब यह टूटा होगा तो बने होंगे, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आया होगा, और मैंने कहा जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया, सुनो बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले का पीछे के चैप्टर में भी बात हुई थी, इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन में आता है तो 1 मोल रिएक्टेंट से जितना पार्ट टूटता है वही क्या होता है अल्फा, और यहाँ पर एसिड का अमाउंट है कितना सी मोल, कंसंट्रेशन है सी मोलर, अमाउंट ऑफ एसिड क्या है सी मोल, मोलर नहीं सी मोल, और 1 मोल से टूटा हुआ पार्ट अल्फा। तो बताइए यहाँ अमाउंट सी मोल है तो सी मोल से कितना टूटेगा सी अल्फा, 1 मोल से टूटने वाला पार्ट अल्फा होता है, तो सी मोल से कितना सी अल्फा। अच्छा बताओ इसका बनेगा कितना सी अल्फा, और इसका सी अल्फा। इसका मतलब एक बात समझ में आई, नोट करते जाओ, अब लिखो समझ में आ जाए कि एसिटिक एसिड था, टूटा, एसीटेट आयन और H+ आयन बनाया, स्पीड थोड़ा बढ़ाना लिखने का, बस यही करना, रफ जैसे करते थे फट 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 बस लिखते जाना, समझ लेते। एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन सी मोलर था, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन कुछ नहीं था उस समय, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, चला, चलते चलते इक्विलिब्रियम में पहुंचा, मैंने कहा इक्विलिब्रियम जब आया तो इसके सी मोल अमाउंट में से सी अल्फा निकला, ये एसीटेट आयन का सी अल्फा, हाइड्रोजन आयन का सी अल्फा बन। अच्छा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते। अच्छा बताओ किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना तो पहले उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, पहले क्या करो एक्सप्रेशन। बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो के है, और इसका एक्सप्रेशन लिखे तो क्या लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन एट इक्विलिब्रियम into concentration of H+ ion at equilibrium divided by concentration of acetic acid at equilibrium। अब आप नोट भी साथ साथ करते चलो, समझते चलो, कहना चलो भाई एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन है कितना सी अल्फा, यहीं पे आगे लिख देना सी अल्फा, और इसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या है सी अल्फा, तो रख दिया यहाँ पे सी अल्फा इंटू सी अल्फा। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम क्या सी माइनस सी अल्फा, तो कहना ये हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा, और इसको आगे यदि हम बढ़ाएं ध्यान से समझते चलना, ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि के न लिख के, ध्यान से सुनो सुनो, यहाँ पर हम के न लिख करके के लिख सकते हैं, कहना क्यों ऐसा, एक्चुअल में यहाँ एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो आप लिख सकते, अरे के लिख दो कोई खराबी नहीं है कि ऐसे गड़बड़ है कुछ, लेकिन हम अपनी थोड़ा सा अच्छा लगे कि एसिड टूट रहा है, स्पेशली मैंने यहाँ पर के ए लिख दिया, के क्या है ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन हम इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, क्या के क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अच्छा क्या ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के एसिड का है क्या यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यस, अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पीछे पड़ा है वो किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, 4 बातों पे डिपेंड करता था, याद हो, पीछे नहीं चलो फास्ट में जाके अपना देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, लेकिन के यही है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ से मैं यदि निकालना चाहूँ तो देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर के ए बराबर वो लिखा है सी अल्फा इंटू सी अल्फा। अच्छा यहाँ से सी जरा कॉमन लो इन दोनों में, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, सी और सी कैंसिल, ये बन गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का के बराबर आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और एक बात आगे लिखना, इफ अल्फा इज लेस देन 1, लेस देन 1 क्या कहना, यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो एसिड का है बहुत ज्यादा कम है, मान लो उसकी वैल्यू 1 की तुलना में बहुत कम, तो फिर उस अल्फा को हम 1 की तुलना में इग्नोर कर दें। ध्यान से सुनो, लिखा है यदि अल्फा की वैल्यू 1 की तुलना में बहुत कम है तो फिर यहाँ पर अल्फा 1 की तुलना में देखो अल्फा को क्या करना इग्नोर, फिर आपका फार्मूला फाइनली बनेगा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, के हमारा फार्मूला। लेकिन अल्फा कब छोड़ेंगे इसका शर्त चाहो लिख लो, यदि यहाँ पे लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लेना कि यदि इफ अल्फा की वैल्यू 5% या 10% कर लो, चलो 10%, यदि अल्फा की वैल्यू 10% हो या उससे कम, अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10% हो, तब हम अल्फा को बहुत छोटा मान के हटा दें। लिख लेना यहाँ पे इफ
अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 10%, देन अल्फा यदि को हम इग्नोर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इग्नोर। लिख लो, समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसे ज्यादा जब है अल्फा, मान लो 10% से ज्यादा है अल्फा की वैल्यू, तो फिर यहाँ पर फिर ये वाला फार्मूला लो। लेकिन मोस्टली आपको सवाल यही 99% क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे, अच्छा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही लगता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम होता है कि ज्यादा, कम, इसीलिए उसको हम अल्फा इग्नोर ही करके चलते हैं। ये बेटा आ गया कि के बराबर आ गया सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सही बताओ, एक हेडिंग इसी में छोटा सा डाल देना, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। अच्छा, अल्फा निकालना है तो क्या करना, वी नो, हम जानते हैं, जस्ट अभी जाना है कि के बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर। बताओ यहीं से अल्फा निकाल सकते हो, यस, ये हो जाएगा के बाई सी का स्क्वायर रूट कर देना, यहाँ से अल्फा निकल गया। तो देखो मैंने कहा था 4 बातें बताया था कि कोई पोस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ की सहायता से कोई वीक एसिड का हम 4 जो है आर्टिकल वहां से निकालेंगे। उस एसिड का के निकाल सकता हूँ इस फार्मूले से, उस एसिड में का जो इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी निकाल सकता हूँ, क्या, रूट का के बाई सी। एक बात लिखो यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, उस वीक एसिड से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते। लिखना कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कैसे निकलेगा, सुनो भाई ऊपर देखो जरा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब ये टूटा था, इधर देखना जरा सा समझ, जब ये एसिड टूटा था तो बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन था कितना, Cl। वही डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी हमें कैलकुलेट करना है, मोनोबेसिक एसिड है, कैसा, मोनोबेसिक, तो करना, फिर इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा सी अल्फा के बराबर। अच्छा सुनो, ऐसे भी लिख दे तो कोई बुराई नहीं, एक सेकंड, सी अल्फा तो लिख सकता हूँ, सी लिख दिया, और अल्फा की वैल्यू ये वाली रख सकती हूँ यहाँ पे, रूट का के बाई सी। सुनो अंदर देखो पहले, ऊपर नीचे के, सॉरी सी से क्या करें, मल्टीप्लाई। सुनो भैया इधर देखो जरा, सी का मल्टीप्लाई मान लो ऊपर भी करो नीचे भी करो, ये सी का क्या होगा, स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो सी, और सी को काट दे, कुल मिला के क्या फार्मूला बनेगा, बोलो। तो ये कर देना पहले कि सी इंटू के बाई सी, और फाइनली ये फार्मूला आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगा रूट का के इंटू सी। समझ आ गया ना, सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, देख लो, यहाँ करना नहीं, समझना, दिमाग लगा। तो हाइड्रोजन आयन निकालने का एक ये भी तरीका है, सी अल्फा करके निकालो, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना तो रूट के इंटू सी करके भी निकाल सकते। और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उस एसिड के अंदर पता चल गया तो उस एसिड का पीएच भी आ जाएगा, क्या, पीएच, पे डाल दो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच हम कैसे निकालेंगे, कहना हम जानते हैं, नहीं जानते तो आगे जानेंगे कि पीएच निकालने का एक सूत्र होता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है पता चल जाए तो कहना माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन करने से पीएच आता है, क्या आता है, पीएच। देखो मैंने कहा था ना कि किसी वीक एसिड का 4 बातें उस वाले डाइल्यूशन से निकाल सकते हो, चारों आपके सामने निकाल सकते हैं, अल्फा भी निकाल सकते हैं, के भी निकाल सकते, ठीक, ये हमारा हो गया। अच्छा एक बात और यहीं पे नोट का पॉइंट बताऊंगा, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। नोट का पॉइंट ये है बेटा, नोट में ये है कि हम जानते हैं, ध्यान से सुनो, वी नो, हम एक बात जानते हैं कि अभी जस्ट लिखा था ऊपर कि अल्फा बराबर होता है रूट का के बाई सी, होता है, यस। अच्छा बताओ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो बताओ क्या होगा, सुनो इधर देखो, ना हम ये जान, ऊपर देखो यहाँ समझो, हम जानते हैं कि अल्फा होता है बराबर रूट का के इंटू सॉरी के बाई सी, और हमने कहा जी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो फिर इसका मतलब के भी क्या होगा, कांस्टेंट। अरे के क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और मैंने कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड, यहाँ तापमान जो है स्थिर कर दिया, तो कहना फिर के भी क्या होगा, स्थिर, कांस्टेंट हो जाए। बताओ जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के विल बी कांस्टेंट। सुनो, यदि के कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी। इसका मतलब
कि जिस एसिड का कंसंट्रेशन जितना कम उसका अल्फा उतना ज्यादा। तो देखो इनमें रिलेशन कैसा है, इनवर्स। अच्छा एक बात यहीं पे और करना चाहूंगा, समझ लेना दिमाग लगा के कि अल्फा इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ सी होता है। अल्फा इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ सी, या अल्फा डायरेक्टली होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी, है ना। ऐसा कैसे रहा है, सुनो मैं बताऊं। अच्छा बताओ सी बराबर क्या होता है, मोल अपान वॉल्यूम, मोल अपान वॉल्यूम। अच्छा मोल यदि कांस्टेंट कर दिया जाए, बताओ कंसंट्रेशन जो सी है और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन, इनवर्स। तो बताओ सी और वी में कैसा रिलेशन, इनवर्स। और सी और अल्फा में कैसा रिलेशन, इनवर्स। इसका मतलब अल्फा और वी में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। ये बात को साइड में ऐसे लगा लेना, ध्यान से समझ लो ना कि अल्फा इनवर्सली रूट सी, या ऐसे सुनो, ऐसे एरो लगा के लिख देना, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी भी लिख सकते। इसका मतलब किसी भी एसिड का वॉल्यूम जितना बढ़ाओगे, जितना डाइल्यूशन करोगे, है ना, उसमें एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ेगा। सुनो सुनो, समझो समझो इधर एक मिनट। अल्फा डायरेक्टली है रूट बी। अच्छा किसी एसिड का वॉल्यूम कैसे बढ़े, पानी मिलाओ, डाइल्यूशन को, उसमें डाइल्यूशन करो, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, तो कहना डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि उस सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उसके अंदर उपस्थित जो एसिड है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। यही आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जब आयनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां पे मैं आपको कोहरलास लॉ की बात करूंगा, तो वहां मैं यही बताऊंगा कि डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया जाए तो फिर यही अल्फा क्या होता है, 1। इसका मतलब वह वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करने लगता है। तब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता कर दो, माने पर्याप्त मात्रा में क्या मिला दो, वाटर, तब की बात। फिर वहां की बात आएगी तो फिर डिस्कस करूंगा। अभी आप ये नोट करके लिखना है लाइन जो लिखी कि हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू रूट का के बाई सी। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट होगा, के कांस्टेंट होगा तो अल्फा इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ सी होगा, या हम कह सकते हैं अल्फा डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ बी हो। जैसे क्वेश्चन आ जाए, लिखो भाई, क्वेश्चन नोट करो, लिखो फाइंड द order of find the order of DOD, degree of dissociation of acid. Find the degree of dissociation of acid in following क्या ऐसे लिख लो, क्या बोला, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉलोइंग एसिड, लिखो ऐसे लिखो, डिग्री, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ following acid at constant temperature, स्थिर तापमान पर नीचे लिखे हुए एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ऑर्डर बताना है, क्या होगा। समझो भाई, पहला मैंने लिखा, पहला मैंने कहा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है। दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.01 मोलर एसिटिक एसिड है। तीसरा लिख रहा हूं यहाँ पर 0.001 मोलर एसिटिक एसिड है। और चौथा यहाँ पे लिख दिया 0.0001 मोलर एसिटिक एसिड। जरा पहले बताओ, ये सब पहले सब मोनोबेसिक एसिड, सब वीक एसिड है। अच्छा सभी का कंसंट्रेशन दिया, सवाल में एक बार बोला सभी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट। अच्छा बताओ, सबका टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो इन वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो जिसका कंसंट्रेशन कम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा। चलो चलो चलो, माना ऐसा माना कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, मान रहा हूं ऐसा, और इसका अल्फा 3 है और इसका अल्फा 4 है। बताओ किस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज्यादा है। जिस एसिड का कंसंट्रेशन कम है उसी का अल्फा ज्यादा। इसका मतलब आप समझ गए कि अल्फा 4 लिख लो इसे, अल्फा 4 ज्यादा होगा अल्फा 3 से, ज्यादा होगा अल्फा 2 से, ये ज्यादा होगा अल्फा 1। मतलब एक बात बता रहा हूँ, ये है ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये चारों लिख के यहाँ पे लिख देना, ये है ऐसे करके बनाना, ये है ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही बात हुई कि डिफरेंट एसिड का। हाँ तब नहीं बता पाएंगे, तब ये सब बातें नहीं करें। एसिड का केस ठीक है, सेम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ वो सारी बातें हमने इसलिए बोला कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो अच्छी बात है। हाँ यदि एसिड सेम है, टेम्परेचर भी कहता नहीं कांस्टेंट है, तब भी आप वो बोल सकते थे। क्यों? सुनो, एसिड सेम होता तो हर एसिड का के क्या होगा? सेम। चलिए एसिड सेम तो के भी सेम होगा, किसी पर्टिकुलर एसिड का के फिक्स होगा, अलग अलग एसिड का के अलग अलग होगा, लेकिन वो एसिड सेम है तो टेम्परेचर ना भी कांस्टेंट कहता तो चल जाता, क्योंकि हर एसिड सब एसिडिक एसिड तो सभी का के तो सेम ही होगा, तो फिर अल्फा इनवर्सली क्या होगा? रूट सी, चल जाएगा। लेकिन मैंने ये लाइन टेम्परेचर कांस्टेंट पर कोई बुराई नहीं, ये टेम्परेचर कांस्टेंट ना भी लिखें तो भी चल जाता। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब इस पर क्वेश्चन सब लगवाऊंगा, पहले चारों बातें जरा क्लियर कर लो। पहला ही हो गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, लिखो वीक, लिखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनो एसिडिक बेस, वीक मोनो एसिडिक बेस। अब वो मोनो बेसिक एसिड था, ये है मोनो एसिडिक बेस। कहना ऐसा बेस जो टूट के एक OH आयन देने वाला हो, ऐसे बेस को बोलते हैं। पहली बात तो बेस वीक हो और टूट के एक OH आयन निकाले, उसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। जैसे इसका उदाहरण दैट इज, जैसे मान लो NH4OH, ये है वीक बेस और ये टूटेगा तो एक OH आयन देगा, कितना? एक। मैं इसी बेस की चर्चा करने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो कहना चलो भाई लिख लो, चलो मैंने कहा कि मानो मेरे साथ लिखो। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है, ये फीबली आयोनाइज्ड होगा, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा कि कंप्लीटली? पार्शियली, आंशिक रूप से टूटे, ये टूट के मैंने कहा बना दिया NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अच्छा बेटा सुनो, हमने माना इनिशियली शुरू T बराबर 0 का मतलब ये होता है इनिशियल, बिल्कुल एक रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो कहना मैंने माना इनिशियली इस वीक बेस का कंसंट्रेशन C मोलर था, CM का मतलब C मोलर, इनका कुछ भी नहीं। अच्छा इसका कंसंट्रेशन C मोलर था, इट मींस इसका मतलब क्या है? C मोल बेस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। C मोलर इज द कंसंट्रेशन, but C mole is the amount of base, amount of base C mole है। अच्छा जब इक्विलिब्रियम आया होगा और इक्विलिब्रियम पर मैं कहता हूं कि रिएक्टेंट के एक मोल का जितना पार्ट टूटा वो अल्फा होता है, वो क्या होता है? अमाउंट है बेस, बेस का अमाउंट है C मोल, किसी मोलर कंसंट्रेशन है C मोलर, बट अमाउंट ऑफ बेस है, बेस की मात्रा कितनी है? C मोल। अच्छा इक्विलिब्रियम पर एक मोल से टूटा हुआ पार्ट अल्फा, तो C मोल से क्या टूटेगा? Cl। तो C था अमाउंट, उसमें से C अल्फा टूटा, तो इसका C अल्फा और C अल्फा बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें सभी का कंसंट्रेशन पता चला, क्योंकि सब पर लीटर में है तो कंसंट्रेशन आ गई। अच्छा बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई तो क्या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो? यस, इस अभिक्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाए तो के बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इक्विलिब्रियम। सुनो बेटा ये के क्या है? कहना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट इसको के न लिखे हम के भी लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पर बेस डिसोसिएट हो रहा है, के भी लिख दें चल जाएगा। के भी क्या है? कहना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और अच्छे से पूछा जाए के भी क्या है, तो कहना यह है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो बताओ ये जो के भी है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं? यस, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो के भी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो के भी चेंज हो जाए, इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है के भी। ठीक है, अरे यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, अच्छा सुनो वैल्यू रख के जरा देखो भाई, फटाफट फास्ट करते जाना। केवी के एक्सप्रेशन लिख दिया और यहाँ पे अमोनियम आयन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या था? C अल्फा, इसका C अल्फा।
अपान इसका डायरेक्ट, सुनो सुनो यही उठा कर रखो, यहाँ से सी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ लिख दे रहा हूँ सी कॉमन लेके लिख दिया 1 माइनस अल्फा, सी और सी कट गया तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लिखना के बी बराबर आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। ये हमारा के बी निकल गया। के बी क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। मालूम है तो ठीक है, नहीं तो लिख लेना जिसको जानकारी नहीं है कि के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या है। के है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, पढ़ लिया होगा। फिर यहीं पे फिर वही बात करूंगा, साइड में लिख लेना इफ अल्फा लेस देन और इक्वल टू 10%, देन आगे लिखना देन अल्फा मच मोर लेस देन 1 की तुलना में बहुत कम है। तो यहाँ पे अल्फा को बेटा यदि 1 की तुलना में हटाया जाए तो फिर फार्मूला बन जाएगा के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर। सेम वही सारी कहानी जैसे एसिड में बता रहे थे वैसे ही बेस में भी बताओ। तो के बी बराबर हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। और एक लाइन यहाँ पे लिखना एक बात कि ठीक है, के बी निकालने का एक फार्मूला लगाना सी अल्फा स्क्वायर। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस। वहां से बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, अब हेडिंग जरा सा डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलना, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। अब हमें उस बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल, फिर वही बात करा, ऊपर ऊपर अभी जस्ट पढ़ा, वी नो, हम अभी जस्ट जाने कि के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर। तो लिखना के बी बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा बराबर हो जाएगा रूट के बी बाई का सी। ये हो जाएगा अल्फा की। उसका मतलब उस बेस, उस वीक मोनो एसिडिक बेस जो था, वीक बेस, उसका मैं अल्फा भी इस फार्मूले से निकाल सकता हूँ। रूट के बी बाई सी कर देना, अल्फा निकल के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ OH एंड कंसंट्रेशन। OH एंड कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर फिर ऊपर जाके देखना उसमें तो तुम्हें लिखा हुआ कॉपी में दिखेगा। OH एंड कंसंट्रेशन है कितना? Cl। तो बताओ, सी तो लिख देना, अल्फा ही आ चुका है तो अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू लिख दो, क्या? रूट का के बी बाई का सी। सुनो सुनो, ऊपर नीचे सी से क्या करें बेटे? मल्टीप्लाई। यहाँ सी का स्क्वायर होगा तो बाहर आएगा, सी को काट दे। कुल मिला के OH एंड कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा रूट के बी इंटू सी, के बी इंटू सी। OH एंड कंसंट्रेशन भी है। तो ये बेस की चर्चा चल रही, वीक मोनो एसिडिक बेस है, ऐसा बेस जो टूटे एक OH आयन बनाए, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो कहना फिर उस बेस के अंदर OH आयन का कंसंट्रेशन यदि पता चल जाए तो उस बेस का फिर POH निकालेंगे, क्या? POH। तो कैलकुलेट, आगे लिख देना, कैलकुलेट पीएच। POH पहले निकालो POH, क्योंकि OH आयन पता चल गया तो पहले POH निकालो। तो लिखो कैलकुलेट POH, तो लिख दो फार्मूला। POH निकालते कैसे हैं? तो OH आयन पता है तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कर दो तो POH है। लिख देना माइनस का लॉग OH आयन कंसंट्रेशन करने से POH है, और यदि POH आ जाएगा फिर एक लाइन लिख लो, कैलकुलेट पीएच। फिर हमें उस बेसिक सोल्यूशन का पीएच बताना है। तो पीएच निकालने के लिए पहले, अभी आगे एक बात बताऊंगा, लेकिन अभी तुम जानते हो कि हमने अपने यंगर क्लास में पढ़ा है और हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है और हम जानते हैं कि पीएच और प्लस पीओएच का जो सम वो 14 के बराबर होता है। हमें पीओएच आ चुका है बेस के अंदर, बेस का पीओएच आ गया, पीएच निकालना है, पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच कर देना, यहाँ से पीएच आ जाए। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। देखो पीएच भी आ गया, बेस का पीओएच भी आ गया, बेस के अंदर OH आयन कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो, बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी निकाल सकते हो, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी निकाल सकते हो। पोस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ की सहायता से हम ये सब निकाल पा रहे हैं, ये देख लेना, समझ लेना। नेक्स्ट आइए हेडिंग डालते हैं, सारी पहले बात कर देता हूँ फिर एक साथ सवाल लगवा दूंगा, 5-7 सवाल में सब सिमट जाएगा। नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दो कि पोस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ, पोस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ की भुन की आवाज नहीं करो, अभी निकाल के बाहर कर दूंगा। तमीज से बैठो, मैंने कहा ना पढ़ने के मूड से बैठो, अगल बगल में ज्यादा दोस्ती यारी ना निभाओ, सीधे लिखो, पढ़ो, समझो, क्वेश्चन लगाओ फटाफट फटाफट, कैसे कि टाइम है नहीं।
बहुत ज्यादा प्रेशर है हम लोगों पे, सब लोगों को कि हमें कोर्स एनी हाउ कराना है, चाहे रात दिन कराना पड़े, बैठा के 8-8 घंटा पढ़ाना पड़े, कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करो, शांति से पढ़ने की आदत डालो, नहीं तो फिर खत्म नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। आप ही हेडिंग डालना क्या है, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ लिखो, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक डाई बेसिक एसिड, वीक डाई बेसिक एसिड। यदि कोई डाई बेसिक एसिड है तो उस पर ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ हमें लगाना है। डाई बेसिक एसिड ऐसा एसिड जो टूट के 2 H+ आयन, कोई एसिड डाई बेसिक एसिड पानी में डालो टूट के 2 हाइड्रोजन आयन निकाल, और डाई बेसिक एसिड है। जैसे उदाहरण में लिख सकते हैं H2CO3, ये टूटेगा 2 हाइड्रोजन आयन दे, जैसे H2C2O4 ऑर्गेनिक एसिड टूटेगा 2 हाइड्रोजन आयन दे, ये सब डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, चलो एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। चलो मैंने कहा हमारे पास H2C2O4 था, ऑर्गेनिक एसिड, डाई बेसिक एसिड है, वीक है, थोड़ा टूटेगा, ये टूट के बना दिया 2H+ प्लस C2O4 माइनस का 2, तोड़ देना भाई। मैंने कहा इनिशियली बिल्कुल शुरू में इसका कंसंट्रेशन C मोलर था, C मोलर था, इनका कुछ भी नहीं था, concentration is the C molar but amount of acid is C mole in 1 liter, ठीक है, पर लीटर में C मोल अमाउंट है इस एसिड का। तो कहना यार इक्विलिब्रियम जब आया होगा तो एसिड के 1 मोल से टूटेगा जितना वही क्या होगा अल्फा, बट एसिड का अमाउंट है कितना C मोल, तो 1 मोल से अल्फा जाएगा तो C से C अल्फा, इस C में से C अल्फा निकलेगा। अच्छा बताओ इसका क्या बनेगा 2C अल्फा बनेगा कितना, तो रिएक्शन को भी देखो, रिएक्शन को लगातार मैं देख रहा हूँ, वहां से निगाह हटाना नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। एक टूटने से 2 बन रहा है, तो जितना यहाँ से निकलेगा उसका डबल बनेगा। तो बताओ यहाँ से C अल्फा निकलेगा तो हाइड्रोजन आयन का 2C अल्फा बने और इसका C अल्फा। इक्विलिब्रियम पर सभी का हमें कंसंट्रेशन पता चल गया। अच्छा बेटे सुनो, इस रिएक्शन का मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, तो सर्वप्रथम उस दिए गए अभिक्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो भाई, लिखो। तो के बराबर हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलेट आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, ऐसा सभी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर वो मांग रहा है। अपना यार के जो लिखा है के न लिखे इसको के भी लिख सकते हो, क्या के था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्यों लिखा क्योंकि एसिड डिसोसिएट हो रहा है, तो के ए लिख दो, के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। चलो एक के की वैल्यू आ रही, सुनो भाई सुनो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या था 2C अल्फा, ये पूरा उठा के यहाँ रखना, उसका स्क्वायर कर, ये आ जाएगा के बराबर 2C अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलेट आयन इक्विलिब्रियम पर C अल्फा अपान कंसंट्रेशन इसका C माइनस C अल्फा। सॉल्व करना पड़ेगा, देखना जरा सा, इसको मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, आगे लिख लो इसी में आगे। अच्छा बताओ यहाँ क्या होगा 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू C अल्फा अपान, सुनो 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 सुनो, ये हो जाएगा 4C स्क्वायर, अच्छा एक C यहाँ है, क्या होगा 4 या छोड़ो छोड़ो ऐसे, पहले पहले काम करो, इसको मैं ऐसे लिख दो तो क्या दिक्कत है, C कॉमन ले लो वहां से, तो C 1 माइनस अल्फा, ये C और C क्या हुआ कैंसिल, यहाँ लिख सकता हूँ के बराबर 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर एक अल्फा यहाँ बचा है, ये लिख सकता हूँ 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब अपान 1 माइनस अल्फा। ये तो बेसिक फार्मूला हमारा यही है, लेकिन फिर वही बात की यदि अल्फा की वैल्यू 1 की तुलना में यदि बहुत बौना है, छोटा है, तो हम अल्फा को 1 की तुलना में हटा देंगे, तो फिर हमारा सीधा फार्मूला बनेगा के बराबर 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब, 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब, दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ के फॉर वीक डाई बेसिक एसिड। यदि कोई डाई बेसिक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालना है तो ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन सब लगाऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस हिम्मत से चलते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, बस यही आदत डालो।
चलो भाई, अच्छा के आ गया तो क्या उस एसिड का अल्फा निकाल सकते हैं? यस, सीधा लिख दो कैलकुलेट अल्फा। कैलकुलेट अल्फा, अल्फा कैसे निकाल, अरे यहीं से निकल, सुनो अल्फा निकालना है तो इस फार्मूला तुम्हें मालूम है तो सुनो, ये लिखे पहले के बरा अपान 4c², अल्फा निकालना था तो ये अल्फा क्यूब बराबर ही आएगा, तो अल्फा निकालना है तो क्या करना, क्यूब रूट, क्या क्यूब रूट, ये करना है यहाँ पे क्यूब रूट कर देना, अल्फा का क्यूब रूट करना, तो के अपान सी 4c² का क्यूब रूट करोगे अल्फा, ठीक है। चलो अल्फा निकाल लेना। अब अल्फा आ जाएगा तो फिर क्या निकलेगा, H प्लस आयन, तो लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल उस एसिड के अंदर, कहना वो तो निकाल चुके, ऊपर देखो 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 ऊपर देखो। पहले बताओ यह डाई बेसिक एसिड है बेटा, इसमें इक्विलिब्रियम पर जरा देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या था, 2Cl का, यही तो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब लिख लो कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगा 2C अल्फा, या कभी कभी मैं ऐसा लिखूंगा तो घबराना नहीं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर मैं एन अल्फा भी लिख सकता हूँ, एन मतलब नॉर्मेलिटी, कहना ये कहाँ से है, अरे भाई इधर देखो इधर देखो, इधर साइड में देखते चलो ना, सब बताओ। अच्छा बताओ, हम जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अच्छा सी, मैं जो बार बार सी 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 बोलता हूँ, सी मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन तो है लेकिन सी मतलब मोलैरिटी, अरे भाई मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ भी कंसंट्रेशन, ये सब कंसंट्रेशन, लेकिन जनरली मैं बात करता हूँ सी, मैंने बोला नहीं कि आप तुरंत मोलैरिटी समझते हो, क्या मोलैरिटी, सी मतलब मोलैरिटी की ही जनरली हम बात करते हैं। सुनो इधर देखो देखो इधर जरा समझो, कहना यार तुमने यहाँ पे एन अल्फा क्यों लिखा, मैं वही जानना चाहता हूँ, इधर देखो। तो हम जानते हैं नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, एन अल्फा, सॉरी एन फैक्टर इनटू मोलर। सुनो बेटे, मैं जिस एसिड की बात कर रहा हूँ उसका एन फैक्टर क्या होगा, 2, डाई बेसिक एसिड, उसमें 2 हाइड्रोजन आयन देने वाला एसिड है तो एन फैक्टर 2, सुनो सुनो 2। अच्छा मोलैरिटी ही क्या है, सी, मोलैरिटी सी माने कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। बताओ 2 और सी यही क्या है, एन, देखो ना कुछ मैंने किया थोड़ी नहीं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 2C अल्फा, 2C को हटाया एन लगा, लगा सकते हैं नहीं, यस, वही 2C हटा के देखो एन लग गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर एन अल्फा भी लिखा हो तो भी बिल्कुल सही। या तो लिखो इसे 2 इंटू मोलैरिटी इंटू अल्फा लिखो, या फिर लिखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर एन अल्फा, लिख सकते, साइड में लाइन लिख लेना समझने के लिए, तो ये हो जाएगा। अच्छा बताओ एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन आ गया तो क्या एसिड का पीएच भी आ जाएगा, यस, तो लिख देना कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच निकालना है तो सीधा सीधा कर देना कि पीएच बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग, ठीक है, ये तो हो गया तीसरे नंबर की बात। चौथे नंबर में जरा सा सुन, ये तो हो जाएगा, चौथा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी सारे फार्मूला लिख सकते हैं। अच्छा ये कैसा एसिड था, डाई, अब मैं जो बात करूंगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बने ऐसा बेस जो टूटे और 2 OH आए, सारा फार्मूला केवल लिख दे रहा हूँ, समझ लेना, उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, हेडिंग बस केवल डाल दो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस का मतलब ऐसा बेस जो टूटे और 2 OH आयन देने वाला हो, उसको हम डाई एसिडिक बेस कहते हैं। सुनो, अच्छा कोई डाई एसिडिक बेस का केबी कैसे निकाले, अरे जैसे सुनो यार इधर देखो, ये सुनो सुनो, जैसे हम डाई बेसिक एसिड का के निकालते थे, क्या करते थे 4C² अल्फा, वैसे ही डाई एसिडिक बेस का केबी निकालेंगे, फार्मूला यही आएगा 4C² अल्फा। अच्छा वहां पे हम अल्फा, इस देखो डाई बेसिक एसिड का अल्फा निकालते थे तो क्या करते थे, क्यूब रूट ऑफ के अपान 4C, उसका निकालेंगे क्यूब रूट अपान के बी अपान 4C। अच्छा वहां पे बेस है तो हाइड्रोजन आयन OH आयन, हाइड्रोजन आयन निकल रहा था जब डाई बेसिक एसिड का तो ये आ रहा था, और जब उसका बेस के अंदर डाई एसिडिक बेस के अंदर OH आयन निकालोगे तो फार्मूला यही लगेगा, बस OH आयन हो जाएगा 2C अल्फा, OH आयन होगा N अल्फा, यही। फिर वहां पीएच निकाल पाते थे क्योंकि हाइड्रोजन आयन पता था,
और उसका क्या निकालो पीओएच। समझ में आ जाएगा तो देख लेना। वैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं बता रहा हूँ, बड़ी साधारण बात है। केबी बराबर क्या हो जाएगा भाई बोलो 4c² अल्फा क्यूब। बस ये सूत्र याद कर लो। केबी यदि वैसे पूछेगा नहीं, पूछ दे तो लगा दो, वैसे कभी पूछा नहीं आज तक। क्योंकि डाई एसिडिक बेस के बारे में जिक्र बहुत कम किया जाता है, तो हम भी कम ही कर रहे हैं। बस फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, लिख लो। अच्छा बताओ ये केबी निकाल लो, बताओ अल्फा भी निकाल सकते हो। यस यहीं से निकाल लो, क्या होगा कि क्यूब रूट ऑफ क्या केबी अपॉन 4c²। ये कर देना यहाँ से केबी अल्फा आ जाए। अच्छा अल्फा आ जाएगा तो क्या OH आयन कंसंट्रेशन भी आ जाएगा। यस OH आयन कितना आएगा 2c अल्फा, या फिर क्या n अल्फा, ये भी चलिए। OH आयन आएगा तो क्या pH आ जाएगा। यस माइनस log OH आयन कंसंट्रेशन जितना यहाँ रख देना, माइनस log करना pH आ जाएगा, और फिर pH निकाल देना 14 माइनस pH करना pH भी आ जाएगा, pH भी आ जाएगा, OH आयन कंसंट्रेशन उस बेस के अंदर क्या होगा वो भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा, केबी भी है। बिल्कुल उसी तर्ज पे सारे फार्मूले। ठीक है, ये है ओवरऑल पोस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ की मैंने बात किया, देख लेना समझ लेना भाई। इस पर आइए एक दो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से लगाते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट आगे बढ़ के बात। लिखो भाई क्वेश्चन नोट करो। बोलो क्या, लिखो लिखो कि फाइंड के फॉर, देखो फाइंड के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। लिखो फाइंड के फॉर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। फाइंड के फॉर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COH। कॉमा लगा के लिखना इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1%। अल्फा जो है यदि उस एसिड का 1% है तो के निकाल लोगे। यस सुनो सुनो सूत्र इसका क्या लगाओगे, पहले एसिड को पहचानो, कैसा एसिड वीक मोनोबेसिक एसिड। बताओ इसका के निकालो, के बराबर क्या फार्मूला था C अल्फा²। C दे रखा है एसिड का, वही C माने मोलरिटी, ये है 0.1, अल्फा कितना दिया 1%। 1% मतलब 1% मतलब 0.01, 1/100 करोगे ना, 1% का मतलब 1/100 होता है। ये हो गया 0.01 अल्फा की वैल्यू, क्या रखो 0.01 का क्या करो स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.0001, सॉल्व कर देना तो 1 इंटू 10 पावर -5। ये हमारा के की वैल्यू आ गया 1 इंटू 10 पावर -5। क्वेश्चन देखते ही लग गया होगा, बस पहचान लेना कोई एसिड मोनोबेसिक एसिड है या डाई। हाँ यूनिट लिख सकते हो इसका, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। अल्फा की कोई यूनिट थोड़ी होती, इसकी कंसंट्रेशन की होगी तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट द pH of 0.1 molar acetic acid solution. Calculate the pH of 0.1 molar acetic acid solution. If आगे लिख देना if K for acetic acid, एसिटिक एसिड का मतलब वही CH3COH का एसिटिक एसिड का के दिया 4.9 इंटू 10 पावर -8, 4.9 इंटू 10 पावर -8। इफ के फॉर एसिटिक एसिड दिया 4.9 इंटू 10 पावर -8 दिया है, और आपसे पीएच पूछा है। क्या पूछा है पीएच, तो कहना पीएच तो तभी आएगा जब पहले एसिड का हाइड्रोजन आएगा। क्या हाइड्रोजन। अच्छा बताओ क्या उस एसिड का के दिया है, यस के दिया है, हाँ दिया कहना, और एसिड का और क्या दिया कंसंट्रेशन, तो क्या इस एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा। यस अच्छा बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे आए, रूट का के इंटू सी, ये वाला लगा। एक तो और भी फार्मूला होता क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है C अल्फा,
तो सी तो दिया लेकिन अल्फा नहीं दिया ये चीज, तो करा ये मत लगाओ, फिर ये वाला लगा दो, ये भी तो मालूम है। तो चलो भाई लगा दो, जल्दी जल्दी करते जाओ। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा रूट के की वैल्यू है 4.9 इंटू 10 पावर -8, सी दे रखा है 0.1। तो चलो भाई कितना आ गया देखो 0.1। तो सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगा 7 इंटू 10 पावर -5, इतना मोल पर लीटर, ये आंसर आ जाएगा इतना मोल पर लीटर। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है ना, लेकिन उससे क्या फायदा, अरे हमें पूछा तो है पीएच, तो कहना कोई बात नहीं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब आ गया पीएच निकाल सकते। पीएच का फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बताओ माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये दिया है 7 इंटू 10 पावर -5। सॉल्व करो भैया, इधर देखो मेरे साथ साथ करते जाना। ये सुनो, मैं अभी बताऊंगा, खैर पीएच निकालना बताऊंगा, लेकिन आप डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ सब। वैसे बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करोगे तो दिक्कत आएगी। इधर देखो देखो देखो, मैं डायरेक्ट अभी बताऊंगा तो ये निकाल देना। पीएच बराबर आ जाएगा इधर 5 माइनस log 7, अभी आगे बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आया काम से। अरे कुछ नहीं करना, तुम ये log अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो log 7 प्लस log 10 पावर -5, फिर समझो ना, ये हो जाएगा डायरेक्ट समझ, ये आ जाएगा 5 माइनस log 7 की वैल्यू 0.85, लाख 7 की अभी लिखवाऊंगा, लाख की सारी वैल्यू लिखवाऊंगा आगे। तो ये हो जाएगा 0.85, सॉल्व कर देना तो 4.15, ये इसका मतलब उस सॉल्यूशन का पीएच मान 4.15 आ जाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो कैलकुलेट पीएच एंड अल्फा, लिखो कैलकुलेट, स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलो, लिख लो इसको, नोट कर लो। हो गया, हटा दो उसको। देखो क्वेश्चन नोट करो, कैलकुलेट पीएच एंड अल्फा फॉर, कैलकुलेट द पीएच एंड अल्फा फॉर 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH की बात कर रहा है, मोनो एसिडिक बेस है। कैलकुलेट हमने कहा पीएच एंड अल्फा ऑफ या फॉर 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन if dissociation constant, if dissociation constant of ammonium hydroxide, if dissociation constant of ammonium hydroxide बराबर 1 इंटू 10 पावर -5, ये दिया है ना, उस बेस का केवी दे रखा 1 इंटू 10 पावर -5। सुनो, तो अब हमसे पूछा भाई कि हमें पीएच बताओ और क्या बताओ, अल्फा। सुनो, पहले कहना बेस देखते ही पहचान गए, अरे बेस को देखते ही पहचान गए, कहना ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मोनो एसिडिक बेस, ये टूट के एक OH आयन देने वाला वही वाला बेस है, और उसका सारा फार्मूला दिमाग में घूम रहा है। तो सुनो, इसका क्या क्या दिया है, पहले इसका केवी दे रखा है 1 इंटू 10 पावर -5, और क्या दिया, कंसंट्रेशन भी इसका दे रखा 0.1 मोलर दे दिया। पूछा है अल्फा और पीएच, तो कहना अल्फा कैसे निकालूं, सुनो, तो अल्फा का एक फार्मूला पड़ा होगा, अल्फा बराबर क्या होता है, रूट का kV/C लगा, ये देखो केवी दिया 1 इंटू 10 पावर -5, और ये हो जाएगा 0.1, इसका स्क्वायर रूट करो, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला, ये 10 पावर क्या है -1, अरे 0.1 माने 10 पावर माइनस, ऊपर जाएगा 10 पावर 1, ऊपर बचेगा 10 पावर -4, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और इंटू 10 पावर -2, ये है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10 पावर -2। चला, एक बात नहीं करो भैया, बात नहीं करो, बगल वाले को समझाने की जरूरत नहीं, खुद समझो। अल्फा की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर -2, अल्फा आ गया। अब क्या पूछा, पीएच, पीएच कैसे है, तो सुनो, पहले तो बेस है तो उसके अंदर OH आयन निकाल, तो बताओ भाई OH आयन कंसंट्रेशन कैसे आए, रूट केवी इंटू सी, ये भी तो कर सकते हैं,
है ना, रूट के बी इंटू सी कर लो। के बी कितना है 1 इंटू 10 पावर -5, सी कितना है 0.1, 0.1 माने 10 पावर -1, ये होगा 10 पावर -6 और बाहर निकलेगा 10 पावर -3। इसका मतलब OH आ गया 1 इंटू 10 पावर -3, ये आ गया OH हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन। चैप्टर को हल्के में मत लेना, बहुत छोटे छोटे सवाल करा जरूर रहा हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और आराम से समझते हुए चलो। और कोई घबराने की जरूरत नहीं करे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, प्रश्न तमाम लोग पूछते हैं ना, सर आप करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे, टाइम कम है, क्या होगा। अरे कुछ नहीं होना, सब टाइमली हो जाए, बस आप सहयोग करिए, शांत होकर बैठिए बस। बाकी हमें क्या करना है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम करा लेंगे। ठीक है, चलो OH आयन कंसंट्रेशन ये हो जाएगा। अच्छा OH आयन आ गया तो क्या इस बेस का QH आ जाएगा? यस, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, माइनस का लॉग OH आयन की वैल्यू रखो 1 इंटू 10 पावर -3 और इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 3 माइनस log 1। कहना ये कैसे आ गया अभी बताऊंगा, पूरा पीएच पे पूरा 2 दिन लेक्चर चलेगा तो समझ में आ जाएगा पीएच वगैरह कैसे निकले। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस एक प्राइमरी बात बता रहा हूँ। ये जब log 1 क्या होता है 0, एक तरीके से 3 आएगा, पीओएच आ गया 3, लेकिन पूछा क्या था पीएच। अगर हम तो जानते हैं पीएच निकालना हो तो 14 माइनस का क्या करो पीओएच, पीओएच 3 आया, क्या आएगा 11। इसका मतलब उस बेसिक सॉल्यूशन का पीएच की वैल्यू आ जाएगी कितनी 11। बोलो भाई आ जाएगा क्या? नेक्स्ट एक क्वेश्चन जरा सा मेंशन करो, लिखो भाई क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, देखो कि फॉर विच, क्वेश्चन नोट करिए लिखिए, देखो फॉर विच डाइल्यूशन लाइज एप्लीकेबल, फॉर विच क्वेश्चन है, फॉर विच डाइल्यूशन लाइज एप्लीकेबल, ये पहले नोट कर लो, नोट कर लो। फॉर विच डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल, 4 ऑप्शन दिया है, पहले लिखो, ऑप्शन में नोट कर लो। पहला ऑप्शन दिया है NaCl, दूसरा दिया है ऑप्शन में HCl, तीसरा ये दिया है CH3COONA, चौथा नन। कौन सा तीसरा क्यों होगा भाई, आंसर कौन सा नन। अरे भैया मेरे पोस्ट वार डाइल्यूशन लॉ किसका लगता वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोले तो ये वीक है नहीं, साल्ट आदि बता, स्ट्रांग एसिड हो, स्ट्रांग बेस हो या कोई साल्ट हो, या कोई साल्ट हो, ये सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ये एसिड है स्ट्रांग, ये साल्ट है और ये भी तो साल्ट है। वीक एसिड स्ट्रांग बेस से मिला हुआ बना हुआ साल्ट, अरे है तो साल्ट, तो साल्ट तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जैसा भी है, पता हो तो 100% आयोनाइज होता है, उस पर पोस्ट वार डाइल्यूशन लॉ नहीं लगेगा, इनमें कहीं नहीं लगेगा, इसका मतलब आंसर कौन सा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, मैं ऐसे ही खेल खेल में एक बात ऐसे बता दिया। नेक्स्ट लिखो फाइंड आउट द, अब क्वेश्चन खेल रहा है, थोड़ी देर ऐसे खेलते चलो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, find out the value of alpha, find out the value of alpha of 10 power -2 molar, 10 power -2 molar HCN hydrocyanuric acid, 10 power -2 molar HCN solution। if आगे लिखो if hydrogen ion concentration is equals to 10 power -3, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यदि 10 पावर -3 है तो, और एसिड जो है एक, अच्छा आपका HCl कैसा है, वीक स्ट्रांग, वीक मोनोबेसिक एसिड है HCl, और इसका मोलैरिटी भी दिया है 10 पावर -2। अल्फा पूछा, क्या अल्फा लगा लोगे, लगाओ भाई क्या आंसर है, आंसर बताइए केवल क्या है, 10 पावर -1 आ जाएगा ना, 10%, 10 पावर -1 आंसर है। अल्फा की वैल्यू 10 पावर -1 माने 10% आएगा। अरे 10% बोल दे तो क्या दिक्कत है, 0.1 कितना है, 0.1 में 100 से मल्टीप्लाई 30%, लिख लो भाई, दैट इज
अल्फा बराबर 10%। ऑप्शन देगा, मान लो 10% कर रहा सर, तो मेरा तो 0.1 आंसर 10% दिया है, क्या करें, आंसर गलत हो गया। तो क्वेश्चन कैसा है, कॉमन, ठीक। नीट को पत्र लिखो, एनटीए को क्वेश्चन कॉमन, मेरा 0.1 आ रहा, तुम्हारा 10% दे रहे हो, पत्र लिखोगे, मत लिखो, नहीं तो पत्र का जवाब बड़ा उल्टा सीधा लिख के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, लिखो भाई जल्दी लिखो, फॉर, लिखो भाई क्वेश्चन नोट करो, लिखो फॉर 10 मोलर एस्टिक एसिड CH3COOH। सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही कराऊंगा, मोस्टली जो तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। देखो फॉर 10 मोलर CH3COOH सोल्यूशन, ब्रैकेट में लिख देना कि या ब्रैकेट में ना लगाओ, ऐसे लिख दो। क्वेश्चन है फॉर 10 मोलर एस्टिक एसिड सोल्यूशन, इफ के बराबर के, मान लो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के दिया है 10⁻⁵, फाइंड इफ के बराबर 10⁻⁵, फाइंड, दो चीजें फाइंड करना, पहला अल्फा, दूसरा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये दोनों चीजें करा फाइंड करके जल्दी से लगाने का प्रयास करिए। ये लोग लगा पा रहे लगाते जाइए, नहीं लगा पा रहे तो हम लगाएंगे। कहना यार ये एस्टिक एसिड है, वीक एसिड है, कंसंट्रेशन 10 मोलर दिया है, के की वैल्यू भी एसिड का दिया, अल्फा पूछा है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, अल्फा कैसे निकलता है, रूट का के बाई सी, तो रूट का के बाई सी, के कितना बेटा 10⁻⁵, बाई सी कितना 10, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -6, बताओ रूट में 10 के पावर -6, ये आ जाएगा 10 के पावर -। अब अच्छा नहीं लगा तो 1 पहले लगाते ना, 1 × 10 के पावर 3 लिखो, कोई दिक्कत क्या नहीं, 10 के पावर -3 लिखो या 1 × दिस, ठीक। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई निकल करके। और एक सवाल और पूछा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बताओ भाई सी अल्फा, सी बोले तो 10, अल्फा कितना 1 × 10⁻⁻3, ये आएगा 10⁻⁻2, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ गया 1 × 10⁻⁻, अल्फा भी आ गया, हाइड्रोजन आयन आ गया। क्या पीएच पूछे तो नहीं आएगा, आ जाएगा, देख के बताओ पीएच क्या है, 2, डायरेक्ट आंसर आ गया, पीएच की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। कुछ नहीं करना था, हो जाएगा, क्वेश्चन देख लेना समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लो, घर पे लगा लेना। देखो फॉर 10⁻³ मोलर, क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि फॉर, क्या बोला था, फॉर 10⁻³ मोलर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 10⁻³ मोलर H2CO3 कॉमन लगा के लिखो, इफ अल्फा इज इक्वल टू 10%, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीएच। मैंने बोला इफ अल्फा इज इक्वल टू 10%, देन फाइंड आउट पीएच, फाइंड आउट पीएच, पीएच को फाइंड करो क्या हो, करा कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पहले बताओ ये एसिड ध्यान से देखो, डाइबेसिक एसिड, वीक डाइबेसिक एसिड, टूट के 2 हाइड्रोजन आयन देने वाला एसिड आ गया, अल्फा दिया है, पीएच पूछा है, पीएच निकालना है तो पहले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो कहना छोड़ो इधर देखो, तो पहले तो एसिड पहचानो, एसिड कौन है, बेस कौन है, पहचानना। तो पहले बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालते कैसे, 2C अल्फा, 2C अल्फा या N अल्फा, कहना चलो एन की यहाँ तो जिक्र नहीं है, डायरेक्ट सी दिया है, मोलरिटी दिया है ना, मोलरिटी तो सी होता है। ये देखो 2 × सी कितना दिया है 10⁻³ और अल्फा भी दिया है 10%, मतलब 0.1, 10% मतलब 10/100 करके देखो ना, अल्फा की वैल्यू है 0.1 करना। यहाँ से बताओ भाई क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻4, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या पूछा था, क्या नहीं, पीएच पूछा, तो कहना पीएच तो आई है, तो पीएच निकालो भाई, पीएच बराबर होगा -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस का log
हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻⁴। अब आ जाएगा सीधा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ लेकिन सिखा दूंगा आगे, परेशान बिल्कुल ना कह रहे तुम तो डायरेक्ट लगा देते हो, कैसे कर देते हो आगे बताऊंगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप केवल साथ दीजिए हमारे। ये हो जाएगा 4 माइनस log 2 आएगा, log 2 0.3 होता है, ये हो जाएगा कितना 3.7, ये आ जाएगा पीएच मान आ जाएगा। एक तरीके से देखा जाए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मोनो बेसिक एसिड हो, डाई बेसिक एसिड हो, मोनो एसिडिक बेस हो, डाई एसिडिक बेस हो, पोस्ट वाल डाइल्यूशन वाली सारी कहानी होगी। नेक्स्ट एक हेडिंग पे जरा चर्चा करूंगा, लिखो भाई हेडिंग जरा डालो, लिखो एक हेडिंग बोल रहा हूँ लिखना, रिलेटिव लिखो, इसमें एक नया हेडिंग बताना है, लिखो कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, लिखो हेडिंग डाल दो कंपैरिजन ऑफ relative strength of two or more monobasic acid, two or more, दो या दो से ज्यादा, two or more monobasic acid, क्वेश्चन हमारा था कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू और मोर मोनोबेसिक एसिड, या आगे लिखो कंपैरिजन ऑफ relative strength of two or more monoacidic base, दो या दो से ज्यादा मोनोबेसिक एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ आपस में कंपेयर करो। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब उनका स्ट्रेंथ बताओ, कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक। यहाँ पे देखो दो या दो से ज्यादा मोनो एसिडिक बेस, ऐसा मोनो एसिडिक बेस मतलब समझ रहे हो, ऐसा बेस जो टूट के एक OH है, ऐसे मान लो कई बेस है, मोनो एसिडिक बेस कई है, तो उनको आपस में उनके बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, इसको बेसिक है यार। दो या दो से ज्यादा एसिड हो उनका आपस में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, या दो से ज्यादा बेस है उनका हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। क्या करेंगे तो कहना नोट करके लिखो एक लाइन, क्या करेंगे तो कहना फिर वहां पर एक काम करना, यदि तुम्हें देखो यदि एसिड का 3 या 4 एसिड दे दे, कई इनमें बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है कौन सबसे कम एसिडिक, तो फिर वहां पर उन एसिड के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कंपेयर करेंगे, किसको डिग्री ऑफ, और जिस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है कहना उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो लिख लो कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, देखो हेडिंग नोट करके कि कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ मींस, देखो कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ मींस मतलब मींस का मतलब है मतलब, ठीक है क्या लिखवाया, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ मींस कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ मींस कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कॉमा लगा के लिखना कि हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, कॉमा लगा लिखो हायर द, DOD लिखा करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं पूरा लिखोगे तो लिख नहीं पाओ, higher the degree of dissociation of acid, higher will be acidic strength, higher will be degree of dissociation, higher will be acidic strength। दो या दो से ज्यादा एसिड का आपस में रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो कहना कि उनका भी रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो आप उन सभी एसिड के अल्फा को कंपेयर करें, और जिस एसिड का अल्फा ज्यादा आ जाए कहना वही एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बस एक छोटी सी बात बताया, 2 से 3 उदाहरण आपके सामने रखूंगा, जल्दी देख लेना। उदाहरण नंबर 1 या 3 केस बता, केस समझो पहले, केस नंबर फर्स्ट लिखो, केस नंबर 1 में लिखो कि केस नंबर फर्स्ट में एक लाइन लिखो, जरा लिखो व्हेन एसिड आर सेम एंड देयर कंसंट्रेशन आर डिफरेंट। केस नंबर 1 लिखो व्हेन एसिड आर सेम
but their concentration are different. But their concentration are different. जिनको लिखने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत, कुछ भी लिख लो, इसे लिख देगा, लिखा हुआ मैं दे दूंगा, इसे मिला लेना अपना बाद में, ठीक है। होता ना भी नहीं, पहली बार पढ़ के जब आए तो वहां से कहीं कहीं लिखने में परेशानी आएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं, सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। हमें हर यूनिट मालूम है कि कहाँ से दिक्कत किसको हो रही होगी, कहाँ नहीं हो रही होगी, किसको स्लो लग रहा होगा, किसको जल्दीबाजी होगी, करे बड़ा धीरे हो रहा है, सब हमें पता है। हम सबको संतुष्ट कर ले जाएंगे, मुझे बिलीव है, बस आप चलते जाओ, आगे बढ़ते। क्या हेडिंग डलवाए भाई? When acid are same but their concentration are different. सुनो बेटा उदाहरण समझो। अरे कहना कि मान लो एसिड सेम हो, जैसे इधर देखो CH3COH एसिड है और ये भी CH3CO, कहना ये भी वीक मोनोबेसिक एसिड एस्टिक एसिड है, ये भी अगर एसिड दोनों क्या है सेम, बट इनके कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो चलो एसिड सेम है, माने इस एसिड का कंसंट्रेशन मान लो C1 0.1 मोल, इस एसिड का कंसंट्रेशन है 0.001 मोल, मान लिया। और अच्छा एसिड सेम है तो इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अच्छा एसिड यदि सेम है तो इनका के क्या होगा, सेम, इस एसिड का के जितना होगा इस एसिड का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट वही है। देखो छोटे में भी आंसर दे सकते हैं। यार ये बताओ, ये तो वीक मोनोबेसिक एसिड को तुम कंपेयर कर, दोनों एसिड सेम है, दोनों का तुम ऐसा, अच्छा वीक मोनोबेसिक एसिड में अल्फा बराबर क्या होता था, रूट का K/C, आंसर तो तुम डायरेक्ट दे सकते हो। अच्छा बताओ दोनों एसिड सेम है तो के क्या होगा, सेम, ये तो दोनों के लिए सेम होगी, इसका तो अल्फा इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ, जिसका सी कम उसका अल्फा ज्यादा, और जिसका अल्फा ज्यादा उसका एस्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा, अल्फा ज्यादा तो एस्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ऐसे अभी तो बताया, हायर द अल्फा हायर विल बी एस्टिक, अल्फा ज्यादा होगा जिसका उसी का एस्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। चलो भाई समझ में तो आ गया। चलो अच्छा माना कि इस एसिड का डिग्री ऑफ अल्फा 1 है माना, और इसका अल्फा 2, आंसर तो समझ में आता, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, अल्फा 2 ज्यादा होगा अल्फा, इसका तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इसका, हाँ। लेकिन आप चाहो, अच्छा यह ज्यादा है तो कितना गुना ज्यादा है, ऐसा करके कुछ तब फिर कैलकुलेट कर। सुनो सुनो सुनो, पहले बताओ ये एसिड सेम, उनके कंसंट्रेशन लेकिन अलग अलग है। अच्छा एसिड सेम है तो दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू सेम होगी, देखो तो कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा अल्फा मान लो इसका डिग्री अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2, अब जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अच्छा सुनो बेटा, हम जानते हैं कि के सॉरी अल्फा, वी नो, हम एक बात जानते हैं, क्या आंसर तो आ चुका, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल लिख रहा हूँ, आप लिखते जाओ मेरे साथ, पहले से इसे बना लो, फिर लिखो वी नो, मैं जानता हूँ अल्फा बराबर होता है रूट का K/C। अच्छा दोनों एसिड सेम तो K सेम होगा, इसका मतलब अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या होगा, रूट C स्क्वायर रूट ऑफ C, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप फार्मूला क्या बनाओगे, सुनो 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 एक मिनट देखो, यदि कंसंट्रेशन C1 है तो अल्फा 1, और इसका कंसंट्रेशन C2 जब लोगे तो इसका अल्फा 2, तो दोनों में यदि कंपेयर करके एक सूत्र बनाए तो बना देखना क्या बना, यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे, देखना अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर रूट का C2/C1, समझ आ गया ना, अरे इनवर्स अल्फा 1 C1 के इनवर्स अल्फा 2 C2, ऐसे कर, तो अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर रूट का C2/C1, और यहाँ से बेटा जरा सा वैल्यू रख के देख लो, यहाँ होगा अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर रूट का C2 कितना था 0.001, और C1 कितना था 0.1, ऊपर क्या है 10 पावर -3, नीचे 10 पावर -1, ऊपर बचेगा 10 पावर -2, नीचे आएगा तो 10 पावर 2, इसका तो 1/100, 1/100 को बाहर निकालो 1/10, ऐसे सब निकाल रहे हो, समझ आ रहा है ना, 1/10 बाहर चला गया, इसका मतलब अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर 1/10, तो 10 इधर ये ऐसे, इसका मतलब अल्फा 2 बराबर 10 अल्फा 1 आ जाएगा, इसका मतलब कौन बड़ा भाई, अल्फा 1 में 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर होगा, इसका मतलब दैट इज यानी देना अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1,
बताओ बेटा किसका अल्फा ज्यादा आया है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। सब आपके सामने दिख रहा है, पूरे यहाँ से देख लो जिनको दिक्कत हो रही। दोनों एसिड सेम था, दोनों के कंसंट्रेशन अलग अलग थे, एसिड सेम तो उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट भी सेम होगी। इसका अल्फा मान लिया अल्फा 1 है, इसका डिग्री अब अल्फा 2 है। ये वाला सूत्र हमें पता है वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए यही लगता है, अल्फा बराबर रूट का के बाई सी। और कहना यार मान लो, सुनो सुनो इधर देखो, अल्फा यदि 1 होगा तो यहाँ C1, यहाँ अल्फा 2 तो यहाँ C2, दोनों का यदि रिलेशन बनाओगे अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 करोगे तो यही आएगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बराबर रूट का C2 बाई C1। बस ये वैल्यू रख देना, C2 दिया था ऊपर, C1 दिया था, सॉल्व करोगे ये आएगा। इसका मतलब यहाँ से फाइनली डिसाइड हुआ कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कहना जिसका अल्फा ज्यादा। अल्फा 2 माने इसका अल्फा ज्यादा, ये अल्फा 2 ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यह एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसे समझ में आ जाए तो इसे नोट कर लेना कि अल्फा, ये ऐसा ऐसे कर लो, यहीं पे कर लो समझ में। इस एसिडिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इस वाले एसिडिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा। समझ आ गया कि बताओ फिर से? इतना वैसे लंबा चौड़ा करना नहीं है, समझा दिया केवल, बाकी तो तुम डायरेक्ट करना एसिड सेम तो के सेम, तो फिर सारा का सारा फिर डिपेंडेंसी किस पर होगी, सी पर। जिसका सी कम उसी का अल्फा ज्यादा, इसका सी कम है तो इसका अल्फा ज्यादा होगा, इसका अल्फा 2 ज्यादा होगा अल्फा 1 से, और जिसका अल्फा ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अल्फा ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये समझ में आ जाए। दूसरा केस जरा सा नोट करो जल्दी से, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड लिखो भाई, इफ लिखो इफ acid different and their concentration are same। देखो if acid are different but their concentration are different, sorry same। मैंने कहा if acid are different but their concentration are same, कहना ठीक है, जो तुम बोलना चाह रहे हो हम समझ रहे हैं। क्या नाम है, एसिड डिफरेंट है। सुनो बेटा इधर देखो, मैंने कहा ये है CH3COH ले लिया, एसिड है, और ये है HCOH, ये है फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड है ये फार्मिक। इसका कंसंट्रेशन C1 मान लो C है, इसका कंसंट्रेशन मान लो C2 है, उसकी वैल्यू भी C। इसका मतलब दोनों देखो, इसका कंसंट्रेशन C1 भी C है और C2 भी C है। उधर ऊपर देखते चलो, तो C1 भी C, C2 की कंसंट्रेशन दोनों का सेम। अच्छा एसिड सेम है क्या अलग? अलग। दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फिर अलग। इसका K मान लो खरा K1 मान लो, ये है 2 × 10⁻⁵ होता है, याद भी करो धीरे धीरे। एसिटिक एसिड का K यही होता तो ये नहीं है, होता तो 1.8 × 10⁻⁵ होता, लेकिन मैंने हमेशा 2 बना के लिखा, ठीक है, तो जल्दी इजीली वैल्यू आ जाए। इसलिए एक्चुअल में इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू यही होती 25 डिग्री पर, लेकिन हमने कहा जरूरत नहीं है, तुम यही लिखो। और इस एसिड का, ये फार्मिक एसिड का जो K2 मान लो, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लो K2 है, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁴, ठीक है। इसका वैल्यू भी होता 1.8 × 10⁻⁴, लेकिन मैं 2 मान के चलो, कोई परेशानी नहीं है, 0.2 से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सीधे लिख लो, एसिड देखो बेटा डिफरेंट है उनके कंसंट्रेशन से। अच्छा एसिड अलग अलग है तो उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग है। अच्छा फिर वही फार्मूला जानता हूँ क्या, कि अल्फा बराबर क्या होता है, रूट का यस √K/C। अच्छा दोनों एसिड का C क्या है, सेम, दोनों C सेम, अरे C सेम, देखो C दोनों का सेम, ये सेम, तो अल्फा किस पे डिपेंड, K, जिसका K ज्यादा उसका अल्फा ज्यादा। दोनों बेटे जब देखो, हमने कहा मान लिया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है, बताओ किसका अल्फा ज्यादा, अल्फा 2 ज्यादा होगा। इस कहां से पता चला, K, इसका K ज्यादा है। हद हो गई, कैसे ज्यादा है, ये तो -5 यहाँ -4, ये कैसे ज्यादा, समझ आ रहा है? इसका अल्फा K ज्यादा, इसी का अल्फा भी ज्यादा, जिसका अल्फा ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ में आ गया, डिटेल करने की जरूरत है नहीं, क्या कर लो, चलो 2 लाइन लिखते जाओ, अपने मन से लिखो फटाफट। दोनों एसिड अलग अलग थे, कंसंट्रेशन एसिड के सेम थे, एसिड अलग अलग, K अलग अलग, अल्फा 1 मान लो, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2। तो खाना फिर एक बार फार्मूला जानते हैं, अल्फा बराबर क्या होता है, खाना हम तो जानते हैं अल्फा बराबर रूट का K/C। अच्छा C सेम है तो इसका अल्फा डायरेक्टली रूट का K, सूत्र देखो बना रहा हूँ, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बराबर
रूट का K1 अपान K2। सर यही सूत्र बनाने नहीं आता हमें, बाकी तो सब आ जाएगा। आता है कि नहीं कुछ इसमें दिमाग थोड़ी लगाना। अरे देखो ऐसे कि K1 तो यहाँ अल्फा, यहाँ K2 तो यहाँ अल्फा है, सी सेम है तो हटा ही दो, तो सीधे याद है सूत्र। इसका मतलब अल्फा वन अपान अल्फा टू बराबर रूट का Ka1। चलो इसका माना था पहले वाले एसिड का डिसोसिएशन K1 का कितना 2 × 10⁻⁻⁴ और उसका है 2 × 10⁻⁴ यही लिख दे रहा हूँ। K1 था 2 × 10⁻⁻⁵, इसका है 2 × 10⁻⁴। सुनो 2 कट गया, अब क्या बचा 10⁻⁻1। इसका मतलब ये आ गया अल्फा1 अपान अल्फा2 बराबर, और ऊपर बचा 10⁻⁻1, नीचे आया 1/10। 1/10 मतलब रूट में, रूट 1/10 नहीं समझ में ये आ जाएगा। अच्छा रूट 10 की कुछ ना कुछ वैल्यू आए 3.3 समथिंग लगभग आ जाए। अरे जो मत निकालो, बस फील कर लो कि इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फा1 बराबर ये हो जाएगा, सॉरी अल्फा2 बराबर रूट 10 × अल्फा1। कौन बड़ा? अल्फा2 बड़ा। अरे इसमें जब इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तब उसके, इसका मतलब दैट इज यहाँ लिखना अल्फा2 ज्यादा है अल्फा1 से। जिस एसिड का अल्फा ज्यादा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। वैसे भी आप पढ़ते हैं इतने दिनों से, पढ़ते पढ़ते आप एक आइडिया लगाओ। अक्सर आपके टीचर बताए होंगे कि फार्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा। तो फार्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज्यादा हो, लेकिन ये कब बोल सकते? जब उनके कंसंट्रेशन सेम हो तभी बोलना। यदि कंसंट्रेशन दोनों के मान लो अलग अलग ले लें तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि एसिडिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फार्मिक एसिड से बहुत ज्यादा है। वो भी दिखा देता हूँ, अभी सामने ही आ गया, देखना आप यहाँ। चलो ये हो जाएगा ना, समझ लो। देखो जिनको नहीं नोट किया अपना देख लो कहाँ छोटा बड़ा। लास्ट केस नंबर 3 में हम दो पार्ट कराएंगे। केस नंबर ये पार्ट पहले देखो, या पहले देखो केस नंबर 3 में देखो when या लिख लो if acid are different and their concentration are also different। देखो if acid are different and their concentration are also different। एसिड भी डिफरेंट है और उनके कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है, तो अब बताओ क्या हो। चलो यहाँ पे दो पार्ट बता रहा हूँ, ए और बी दो बार बताऊंगा, फिर सुनो। पहले ये पार्ट पे बता रहा हूँ। चलो बेटा ये CH3COOH है, ये HCOOH है, एसिटिक एसिड फार्मिक एसिड। इसका कंसंट्रेशन C1 है मान लो, इसकी वैल्यू है 0.1, और इसका कंसंट्रेशन मान लो C2 है 0.01। अच्छा इसका, अच्छा एसिड अलग अलग है, अच्छा कंसंट्रेशन भी देखो दोनों के अलग अलग। अच्छा एसिड अलग अलग तो उनका K भी अलग अलग। माना इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 2 × 10⁻⁵ और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है, और इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁴। भाई एसिड भी अलग, कंसंट्रेशन भी उनके अलग। अब क्या करें, खाना कुछ नहीं करो। तुम भाई एक बात पहले से पता है क्या, कि हम जानते हैं रीनो है ना, हम जानते हैं क्या भाई, अभी जस्ट जाना। अच्छा ये पहले बता दोनों कैसे एसिड, मोनोबेसिक एसिड है, दोनों को हमें आपस में उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो कहना हम फार्मूला जानते हैं क्या, अल्फा बराबर होता है रूट का K/C। मोनोबेसिक एसिड के लिए अल्फा निकालने का ये सूत्र होता है K/C। सुनो बेटे इधर देखो, फिर फार्मूला देखो, सूत्र बनाना चाहिए। इसका C1 तो इसका K1 तो इसका अल्फा। अच्छा इसका कंसंट्रेशन ये वाला इधर C2 तो इसका K2 डिसोसिएशन इसका अल्फा। अच्छा माना कि इस वाले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या अल्फा1 और इस वाले का अल्फा2। मान ली वही अल्फा1 अल्फा2 को निकालना है, कौन ज्यादा, जिसका अल्फा ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सुनो सूत्र यदि बनाना हो तो बन जाएगा। क्या करोगे फिर, समझ में आ गया? पहले 1 1 वाला लेना, फिर 2 2 वाला, फिर उनको डिवाइड करके देखना, रेशियो निकालो तो क्या आएगा, अल्फा1 अपान अल्फा2 बराबर रूट का, दिख नहीं रहा, अल्फा1 बराबर होगा रूट का K1/C1 और अल्फा2 बराबर होगा रूट का K2/C2।
बराबर, सुनो, अपान करो तो अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर क्या आएगा, k1 अपान c1, और ये ऊपर जाएगा रूट के अंदर c2 अपान k2। समझ आ गया? तो वही लिखने जा रहा हूँ, देख। तो इस बात को समझ लो भाई कि एक फार्मूला हो जाएगा अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर हो जाएगा बेटा क्या, k1 अपान c1 इंटू c2 अपान k2। बस ये कर दे। सुनो, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 को कंपेयर करना था। अच्छा सुनो भाई, k1 दिया है इस एसिड का, k1 कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, और अपान c1 कितना 0.1, वैल्यू सब देखते जाओ। और अच्छा c2 कितना है 0.01 अपान 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब सुनो जरा सा समझो, ये क्या है 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 2, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 पावर माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 4, कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस, नीचे आएगा 10 पावर 2, रूट के अंदर इसे हटना है तो 1 अपान 100, और बाहर निकालो 1 अपान 10। समझ में आ जाए तो देखना भाई, इसका मतलब अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर होगा 1/10। ऐसे ऐसे करो, ये हो जाएगा कि अल्फा 2 बराबर 10, अल्फा 2 बराबर 10 गुना आप अल्फा, अल्फा 2 बराबर 10 गुना आप अल्फा 1। तो सुनो 10 गुना आप अल्फा 1, इसका क्या कौन बड़ा, इसका मतलब दैट इज अल्फा 2 ज्यादा है अल्फा 1 से, और जिसका अल्फा ज्यादा उसका स्टिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब अभी भी देखो इसका स्टिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे। समझ आ गया? ये पार्ट नोट करना चाहो जिसको लगे नोट कर सकते हो, बस स्पीड बढ़ा के करना, वैल्यू लिखते जाना, समझते जाना, हो जाएगा। पूरा दिमाग को खोल के रखना है, यहाँ पे बैठ रिलैक्स होके बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, हो जाएगा। बी पार्ट पे जरा बताओ, बी पार्ट इसी में बताऊंगा। मान लो वही सेम कुछ ले रहा हूँ, CH3COH यहाँ भी लिया, एस्टिक एसिड और फार्मिक एसिड, लेके जाओ मेरे साथ, एस्टिक एसिड और फार्मिक एसिड। अब यहाँ पर मान लो इसका कंसंट्रेशन जो दिया है C1, ये है 0.01, मान लो इसका कंसंट्रेशन 0.01, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 ये है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5। अच्छा, इस फार्मिक एसिड का कंसंट्रेशन C2 है 0.1, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। वैल्यू लिखते जाइए। हम बी पार्ट बता रहा हूँ उसी केस नंबर 3 में दो पार्ट बताए, ए और बी। ए बता दिया, बी पे बात आज चर्चा चल चल बी पे चर्चा क्या चल रही सुनो। चलो भाई यही है, दोनों एसिड डिफरेंट, उनके कंसंट्रेशन भी डिफरेंट। अच्छा, एसिड अलग अलग तो उनके के की वैल्यू भी अलग अलग ही हो। अच्छा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2। अब जरा सा फिर वही फार्मूला लगा दो, बनाओ सूत्र बनाओ, क्या अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर होगा रूट के अंदर क्या Ka1 अपान C1 इंटू C2 अपान Ka2। सूत्र बना पा रहे हो ना भाई? चलो बना लेना, थैंक यू बनाने के लिए। अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर रूट का Ka1 कितना था 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, C1 कितना था 0.01, ये देखो तुमने लिखा 0.01 को क्या लिखोगे 10 पावर माइनस 2, लिख दे चलेगा? लिख दे? यस, तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूँ 10 पावर माइनस 2 इंटू C2 0.1 था 10 पावर माइनस 1, यस, अपान 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। सुनो बेटे, एक कटा, सुनो सुनो, एक कटा, नीचे बचा 10 पावर माइनस 1, इधर है 10 पावर, पहले दो काटो, दो 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 काटो, दो को कट गया, दो गया कम, ये आया 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस सब कट गया, मुझे ब्रैकेट में क्या जीरो, अरे समझे कट गया तो कहां से समझ आ, अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर हो जाएगा रूट में 1 माने बाहर आया 1, मतलब जिस सेट ऑफ कंडीशन जैसा ये दे रखा है इस हिसाब से यदि हम बात करें
इतना फिर इन दोनों एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम। बोलो भाई समझ आ रहा है? ये जो बात हमने भी किया है, हमने दो या दो से ज्यादा मोनोबेसिक एसिड को आपस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। चलो 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 फिर सवाल आ जाए NH4OH, ये भी मोनो एसिडिक बेस है और दोनों का मान लो Kb क्या होगा, से कंसंट्रेशन इसका मान लो 0.1, इसका कंसंट्रेशन दे दे 0.001, तो कहे बताओ इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बता पाओगे? इनका अल्फा बेस है तो Kb से इसका मतलब सारा का सारा भार किस पे आया, C पर। अल्फा को बताने के लिए सारा भार किस पे आया, C पर। जिसका C कम उसका अल्फा ज्यादा, जिसका अल्फा ज्यादा उसी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ऐसा भी कंपेयर करना, मैंने एक उदाहरण आपको रखा। नेक्स्ट पे जो बात करूंगा वो हमारा होगा क्या बेस डाउन, फिर हम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आप आते रहिए, सीखते रहिए ऐसे ही। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank Yes, you. sir. Yes, sir. मजा आ गया सर। हमने कहा जो मैं जो बोल रहा सर वो वीडियो उस पे ऐप पे डाल दीजिएगा। कोई जो मैं बोल रहा था वो बात तो चला जाएगा वीडियो, लेकिन तुम लिख पा रहे हो? Yes, sir. हो जा रहा है। यस सर, हो जा रहा है। हाँ, थोड़ा वीडियो डाल दीजिएगा सर। वीडियो पॉज हो रहा है सर। हाँ नहीं सर, पॉज करना, सही क्लियर नहीं आ रहा है इसलिए कह रहे हैं। वो ऐप पे देख लेंगे दोबारा। चलो खत्म कहानी।